So hello everyone, welcome back to Charis classes. मेरा नाम है सादिक. Hope you all doing well. So today is the first class of Pacemaker batch. तो आज पहला क्लास है Pacemaker batch का और यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के पहले जो सबसे पहला जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर साल नीट में इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इससे. तो इस क्वेश्चन को छोड़ना काफ़ी बेवकूफ़ी होगा क्योंकि इस इजी मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो कोशिश करना है कि इस चैप्टर्स को हमें अच्छे से करना है और काफ़ी सिंपल टॉपिक है जिसे आप चाहें तो आसानी से बस एक बार लेक्चर अटेंड करके बिल्कुल पूरी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. यूनिट 1 ऑफ क्लास चैप्टर 11 सब्जेक्ट इज बायोलॉजी. तो शुरुआत किया जाता है. चैप्टर का ये जो नाम है यहाँ पर जो लिखा हुआ आपके पीपीटी स्लाइड्स में आप देख सकते हैं. इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड. सी हियर द लिविंग वर्ल्ड. तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले डील करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज लाइफ. एनसीईआरटी में जो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा. लिख लेते हैं व्हाट इज लाइफ. पेन सिलेक्ट कर लेते हैं. या तो हमें यहाँ पर जो सबसे पहले डील करना वो ये है व्हाट इज लाइफ. क्या होता है जिंदगी. तो लिविंग वर्ल्ड में हम जो सबसे पहले जो डिस्कस करने जाएंगे लाइफ के बारे में. आखिर लाइफ होता क्या है. हम किस तरह से किसी भी चीज को, खुद को, आप हुए, हम हुए, एक घोड़ा हुआ, एक गधा हुआ, ठीक है, एक डॉग हुआ, हम एक कैट हुआ, हम उसे किस बेसिस पे, किस आधार पे, आखिर क्या चीज है जो उसे जिंदा रख रहा है, उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस बारे में जानना है कि जिंदगी क्या होता है. ये सारा चीज जो हम डील करेंगे वो इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में डील करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड. तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज लाइफ. व्हाट डू मीन बाय लाइफ. आखिर जिंदगी होता क्या, जिंदगी का आधार क्या, हम किस चीज को जिंदा कह सकते हैं. आखिर क्या चीज है आप में, हम में, ठीक है, एक डियर में, एक बुफैलो में, एक कौ में, जो उसे क्या करता है, जिंदा बनाता है. जबकि एक माउस को आपके सामने एक पड़ा हुआ लैपटॉप है, एक मोबाइल है, एक घड़ी है, जिसे वो क्या कहते हैं आप, नॉन लिविंग बनाता है. तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दूसरा चीज हम यहाँ पर क्या ध्यान देंगे कि लिविंग होने के लिए आखिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है. ठीक है, क्या होगा, कैरेक्टर्स. दैट मीन्स पहचान. क्या क्या कैरेक्टर्स होगा जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लिविंग है, और ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, नॉन लिविंग है. अब हम अपने अर्थ पे देखेंगे तो कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. यहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और अलग अलग बेसिस पे सबका एक लाइफ स्पेन क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है. तो हम किसके बारे में डील करेंगे, अगला जो डील करेंगे हम यहाँ पर डील करेंगे बायो डाइवर्सिटी. किसके बारे में डील करेंगे, बायो डाइवर्सिटी के बारे में हम डील करेंगे. ठीक है, इसके बारे में डील करेंगे. बच्चे याद रखना बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर बायो जो वर्ड लिया गया वो आपके बायोलॉजी से आया है. ठीक है, जिसे हम, अगर आप फ्यूचर में जाओगे, बड़े क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, आप बैचलर डिग्री लोगे, मास्टर्स डिग्री कहोगे, तो यहाँ पर इसे लाइफ साइंसेस कहा जाता है. क्या कहते हैं, लाइफ साइंसेस के नाम से जाना जाता है. लोअर क्लास में ये जनरली आपको बायोलॉजी टर्म से आएगा, जबकि हायर क्लासेस में हम इसे लाइफ साइंसेस के नाम से जाना जाता है. तो सबसे पहले हम डील क्या करेंगे, इसके बारे में करेंगे आखिर लाइफ क्या होता है, जिंदगी का आधार क्या होता है, हम किसी चीज़ को जिंदा क्यों कहेंगे, ठीक है, कैसे कहेंगे, और उसको कैसे करने के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें, कैरेक्टर्स. क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पर होता है क्या पहचान प्रेजेंट होंगे जिस बेसिस पे हम किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल बॉडी, दैट पार्टिकुलर बॉडी इज लिविंग एंड दैट पार्टिकुलर बॉडी इज नॉट लिविंग. अब दूसरी तीसरी बात हमने ये बताया है कि हमारे अर्थ पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, अलग तरह के लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब काफ़ी सारे डाइवर्सिटी मिलेंगे. डाइवर्सिटी क्या मिलेंगे, बहुत सारे. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता है. अलग तरह के आपके आसपास में देखोगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ठीक है, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बायोटर्म क्या होता है, लाइफ से लिया गया, जिसे हम लाइफ साइंस कहते हैं. तो मेनली जो एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम यही तीन चीज को पहले डील करेंगे. ठीक है, और इसके बाद फिर और भी चीजें जैसे कि टैक्सोनॉमिकल एड्स आ गए. ठीक है, आपके क्या हो गए, टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, आपके आप क्या हो गए, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आ गए.
डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट, जो प्री इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है, हमें इन्हें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो बेस है, ये लिविंग वर्ल्ड का एक आधार है। स्टार्ट करते हैं हम पहले स्लाइड से। तो यहाँ पर है, हेडिंग में दिया गया एनसीईआरटी का, जब सबसे पहला आप उठाओगे तो वहाँ पर हेडिंग में दिया गया ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सॉरी दिया गया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपको यहाँ पर देखने की चीज है कि यहाँ पर जो सबसे पहला आपको पॉइंट दिया हुआ है, सी हियर, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स लिविंग में। तो बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, साइंस की, विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, जिंदगी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस जिंदगी की जो अलग अलग फॉर्म्स को जिंदा रहने के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायो का जो वर्ड है यहाँ पर याद रखना, बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो मीन्स होता है लिविंग, लिख लेते हैं। और लोगी वर्ड जो बना हुआ है, लोगी वर्ड बना हुआ है, इसका मतलब होता है लोगोस। ये कहाँ से आया, लोगोस वर्ड से आया है, और इसका जो मतलब होता है आपका स्टडी। इसका क्या मतलब होता है, स्टडी मतलब होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी वर्ड में, बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम जनरली डील करेंगे आपके किसके बारे में, हम लिविंग बॉडी के बारे में मेनली स्टडी करते हैं। ठीक है, और उन लिविंग बॉडी के जो अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग तरीके में वो पाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। और वो कौन से प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस में जो आपके आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, आपके तुम्हारे ढेर सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिसमें से आपके सारे फिजियोलॉजी हो जाएंगे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आ जाते हैं। कौन से प्रोसेस आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आपके क्या हो गए, आपके डिफरेंट हो गए, डाइजेशन हो गए, रिस्पिरेशन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, एक्सक्रीशन हो गए, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ये फिजिकल प्रोसेस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं हो सकता। मे बी दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ लिविंग बॉडी, जिसके बारे में हम डील करेंगे आगे के टॉपिक में। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान क्या होते हैं, तब हम जानेंगे। आते हैं अगले बारे में बात करते हैं। ये जो जिंदगी की दुनिया है, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म से भरे पड़े हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको एक तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग तरह का अमेजिंग डाइवर्सिटी मिलेगा। अमेजिंग का मतलब होता है गजब के डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं मिलेंगी आपको। एक तरह के सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिले। क्या आपके चारों तरफ क्या सिर्फ इंसान है, नहीं, आपको भेड़े भी मिलेंगे, आपको बकरी भी मिलेंगे, आपको कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको माइक्रो सॉरी क्या डाइवर्सिटी मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो क्या है, जिंदा है। क्या है वो, जिंदा है, जो क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखा रहे हैं, जिसके थ्रू आप क्या कह सकते हैं, लिविंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रहा, आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइफ वहां भी है जहां पर टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सर पूछो सर ये कहाँ है, गीजर जानते हो कि हर सबके घर में गीजर होता है। गीजर एक ऐसा जगह होता है जहां पर का जो वाटर का टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। आपको पता होना चाहिए इस गीजर में भी क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन दैट गीजर। और बताओ वो कौन सा है, ठीक है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है आपका आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के ऐसा बैक्टीरिया होता है जो आपके हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। क्या नाम है, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर में क्या होता है, रेजिस्टेंट का इसके पास प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह कर ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह में भी पाया जाता है। आपको लाइक वहां भी मिलेगा जहां पर प्रेशर के अमाउंट क्या बहुत ज्यादा हो, प्रेशर क्या हो वहां पर, बहुत ही ज्यादा हो। प्रेशर कहाँ पर हो, जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो। अब ये प्रेशर कहाँ पर ज्यादा मिल जाएगा आपको, अगर आप सी के समुद्र के अंदर जाओगे, बिल्कुल उसके बेस लेयर पे जाओगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पानी बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा पानी होगा जिसकी वजह से उसका प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ऑब्वियसली वहां पर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ऐसे हाई प्रेशर वाले जगह को हम कहते हैं, और जहां पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं बैरोफाइट। क्या कहते हैं, बैरोफाइट। ठीक है,
तो इसी तरह से आपको अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग डाइवर्सिटीज मिलेंगी। कोई ऐसा जरूरत नहीं है आपको नॉर्मल इन्वायरमेंट में, जैसे कि जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल, वहाँ पर तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, इंसान मिल जाएंगे, बकरे मिल जाएंगे, कुत्ता मिल जाएगा, भेड़ मिल जाएगा, बकरियां मिल जाएंगी, सब चलते फिरे। लेकिन सोचने वाली बात ये चीज़ है कि अगर बच्चे आपने सवाल किया सर क्या ऐसा जगह भी पॉसिबल है लाइफ का जहाँ पर नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट नहीं, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं, तो बिल्कुल आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं। एक ऐसा जगह जहाँ पर टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर टेम्परेचर क्या बहुत ज़्यादा, वहाँ भी क्या पाया यार, लाइफ वहाँ भी प्रेजेंट हो रही है। वहाँ क्या प्रेजेंट हो रही है, हमें आर्की बैक्टीरिया मिल रहा है। हमें ऐसी जगह पे भी मिल रहा है जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा, जहाँ पर क्या मिलियंस ऑफ टन्स, बिलियंस ऑफ टन्स क्या है, पानी है। ठीक है, क्या वहाँ पर लाइफ नहीं, वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। और वैसा ऑर्गेनिज्म हम क्या कह रहे हैं, बैरोफाइल कह रहे हैं। होप यू ऑल क्लियर दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट ये लिखा हुआ कि अर्ली मैन कुड रिसली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मार्क करते हैं, एक वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ इनएनिमेट मैटर। एनिमेट का माने यहाँ पर याद रखना, एनिमेट जो वर्ड लिया गया वो एनिमल वर्ड से लिया गया है। एनिमेट जो वर्ड लिया गया है वो किससे लिया गया है, एनिमल वर्ड से लिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब होता है लिविंग, इसका मतलब इसमें लिविंग प्लांट्स भी आ जाएंगे और इसमें लिविंग एनिमल्स भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, और इसी की जगह पर अब लिया जाए इन एनिमेट वर्ड एक लिया गया है। कौन सा वर्ड लिया गया, इन एनिमेट वर्ड लिया गया है, इसका मतलब होता है नॉन लिविंग आएंगे इसमें। ठीक है, तो पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो ईजिली क्या करते थे, वो ईजिली क्या करते थे, जो लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर को वो इजिली ऑब्जर्व करके बता देते थे कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये लिविंग है और ये क्या है, नॉन लिविंग। तो इन एनिमेट मैटर में क्या आ जाएगा आपका, विंड आ जाएगा, सी आ जाएगा, फायर आ जाएगा, एक्सेट्रा। और एनिमेट मैटर में क्या आ जाएगा, आपके प्लांट्स आ जाएंगे और एनिमल्स आ जाएंगे। अगला बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में ये वाले पॉइंट्स को आपको ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ जो एनसीईआरटी ने एक सिंपल से यहाँ पर लिखकर छोड़ दिया, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छे से। यहाँ से यहाँ तक वाले को आपको ध्यान देना। यहाँ पर ये चीज ये लिख रहा है कि ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है जो लिविंग है, क्या है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो दो तरह का रिलेशनशिप दिखाते हैं आपस में। मेरे पॉइंट्स को फिर से ध्यान देने की कोशिश करना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट में ये चीज लिखा हुआ, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है एग्जिस्ट, शो करना, एग्जिबिट करना, एक दूसरे से रिश्ता को दिखाना। ठीक है, सिमिलरिटी, और कैसा रिश्ता दिखाते हैं, वो सिमिलरिटी मतलब मिलता जुलता रिश्ता दिखाते हैं, किसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में। ठीक है, बोथ, और ये जो रिलेशन दिखाए वो किस तरह का दिखाएंगे, हॉरिजेंटली रिलेशन दिखाते हैं और वर्टिकली रिलेशन दिखाते हैं। अभी मैं इसे समझा देता हूँ, इसके लिए ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर पेंसिलेट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर रिलेशनशिप होना, वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या होता है, ये बस गौर से ध्यान देना है बच्चों, सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशन, हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्या लिखा है इसके आधार पे, यहाँ पर मैंने यही चीज बताया कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दो तरह का रिलेशन दिखाते हैं। दो तरह का रिलेशन में क्या क्या दिखाते हैं, एक वर्टिकल रिलेशन दिखाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल। सिंपल, इसको आप ऐसे समझ लो, आपको पता होगा हम वर्टिकल लाइन कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाते हैं वो किस तरह से दिखाते हैं, सॉरी, ये वर्टिकल हो गया एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। सपोज दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम एक फादर ले लेते हैं, हमने एक फादर ले लिया और एक मदर ले लिया। ठीक है, हमने एक फादर ले लिया और एक मदर ले लिया। फादर को जनरली हम दिखाते हैं, ये एरो वाला साइन होता है, ये साइन होता है फादर का, और प्लस वाला साइन होता है ये मदर का। बच्चों याद रखना, अगर ये एरो और प्लस दोनों एक साथ में आ जाएगा तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, फादर मेल हो गया, मदर फीमेल हो गया। ठीक है,
इन दोनों ऑर्गेनिज्म ने आपस में क्या क्या ब्रीड क्या, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप किया, और इसकी वजह कर इन्हें क्या हुए, दो बच्चे हुए। मान लो एक सन हुआ और एक क्या हुआ, एक डॉटर। क्या हुआ, एक सन हुआ और एक क्या हुई, एक डॉटर। होप यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये चीज ध्यान देना है कि आपको यहां पर गौर, यहां पर एक चीज, यहां पर ये चीज करना है, ठीक है, कि जो आपका ये वाला जो हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, पहले युग के लोग हो गए। और ये जो इनके आपस में इंटरब्रीड की वजह कर जो इनके सन और डॉटर हुए हैं, वो कौन से जनरेशन हो गए, ये हो गए आपके सेकंड जनरेशन के। ये हो गए आपके सेकंड जनरेशन के, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल। वर्टिकल के लिए हमने बताया था ये वाला हो गया, ये पर्पेंडिकुलर लाइन वाला क्या हो गया, वर्टिकल। तो याद रखना, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब फादर और सन के बीच में जो रिलेशन होगा, या फिर फादर और डॉटर के बीच में जो रिलेशन होता है, ये होता है आपका वर्टिकल रिलेशनशिप। क्या होता है, वर्टिकल। तो याद रखना हमेशा जो जनरेशन बाय जनरेशन का जो रिलेशन होता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, वो कौन सा होगा, वर्टिकल रिलेशन होगा। ठीक है, सेम है आपका मदर का ले लो, उठा लो आप मदर का, क्योंकि मदर का भी तो डीएन होगा, मदर का भी तो डीएनए किसमें जाएगा, सन में भी जाएगा, और मदर का डीएनए किसमें जाएगा, आपके डॉटर में भी बिल्कुल जाएगा। तो इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का जो रिलेशन होता है, वो आपका क्या होता है, वो भैया आपका होता है, क्या नाम है, वर्टिकल जनरेशन। लेकिन एक ही जनरेशन, सेम जनरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब ये जो दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, इन दोनों के बीच में जो आपस का जो रिश्ता होगा, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिलेशन। बस यहाँ पर यही समझाना था। तो एनसीईआरटी ने बस इतने कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को बस ये 2 लाइन में लिख के भेज दिया कि दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल बॉडी हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी बॉडी जो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोड्यूस होंगे, सबके पेरेंट्स होंगे। ऑब्वियसली बिना पेरेंट्स के कोई प्रोजेनी थोड़े बनेगा। और जितने का भी पेरेंट्स होंगे, उनका जो आपस में जो रिलेशन होगा, और क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे से जनरेशन का जो रिलेशन होगा, वो 2 तरह का रिलेशन होगा। एक वर्टिकल रिलेशन होगा और दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। एनसीईआरटी ने सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशन को लिखकर छोड़ दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। हमने यहाँ पर इसे बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, और ये बहुत ही सिंपल। एक बार और फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, यहाँ पर 2 पेरेंट्स लिया है। क्या लिया हमने यहाँ पर, सिंपल तरीके से क्या लिया, 2 पेरेंट लिया, एक फादर लिया, ठीक है, और एक मदर लिया। ठीक है, ये फादर हो गया मेल, मदर हो गया फीमेल। मेल को हम क्या करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, एरो वाला साइन क्या होता है, मेल को होता है, और प्लस वाला साइन क्या होता है, ये फीमेल को होता है। हमने इनका क्या कराया, आपस में इंटरब्रीडिंग कराया, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कराया, और इसकी वजह कर क्या हुआ, इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा हुआ और एक क्या हुआ, एक बेटी हुई। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेशनशिप पे। हमने यहाँ पर एक बता दिया, ये जो एरो होता है, परपेंडिकुलर एरो बताता है वर्टिकल को, और हॉरिजॉन्टल किसको बताता है, सॉरी ये लेटा हुआ जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट जनरेशन, ये जो फादर और मदर हुए हैं, वो किस जनरेशन के होंगे, ऑब्वियसली आपको भी पता ही किसके हो जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन। और इनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं, सन और डॉटर हुए हैं, वो किस जनरेशन को हो जाएंगे, ये आपके सेकंड जनरेशन को हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन का जो रिलेशन होता है, यहाँ पर देख सकते हो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपका वर्टिकल रिलेशन होगा। लेकिन इनसे जो प्रोजेनी पैदा हुए वो क्या हुए, सन और डॉटर पैदा हुआ है, तो इनका जो आपस में जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा। इसीलिए मतलब भाई बहन का जो रिलेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का हो जाएगा। और माता पिता के साथ अपने बच्चे का रिलेशन जो होगा वो किस टाइप का होगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर बस यही समझाना था। आते हैं
अगले पॉइंट पे। यहाँ पर हमें यहाँ पर बस यहाँ पे ये चीज समझना, तो अगला पॉइंट हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ऑल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी के दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, ध्यान देना है, अभी के टाइम में ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, जो कभी क्या करते थे, हमसे पहले एग्जिस्ट करते थे। तो कहने का तात्पर्य कह लो, कहने का मकसद कह लो, कहने का मतलब कह लो, ये यही कहना चाहता है, चीख चीख के बोलना चाहता है कि हमारे गुजरे हुए कल के लोगों से बहुत ही बड़ा रिश्ता है, नाता है। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। इसका मतलब ये कहा जाए तो हमारा जो डायनासोर पहले कभी रहता था, हमारा उनके साथ भी क्या था, लेना देना था, हमारा क्या था, उनसे भी कांटेक्ट था। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक इवोल्यूशनरी ट्री, सॉरी इवोल्यूशनरी, या फिर इसको कह लो फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है ये। तो इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। यहाँ पर एक ट्री दिया हुआ, किस तरह से ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है कि अभी के जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इनका किस तरह से पहले के ऑर्गेनिज्म से रिश्ता है, तो इस फाइलोजेनेटिक ट्री से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर, चलो इसे हम रूट मान लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा एंसेस्टर है, ये क्या है, हमारा एंसेस्टर। लिख लेते हैं यहाँ पर एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब होता है हमारा पूर्वज, मतलब सबसे पहले जो एग्जिस्ट करने वाला था वो कौन था, यही था। ठीक है, तो इसे हमने मान लिया एंसेस्टर। एंसेस्टर कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। इसे हम समझ लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं ए स्टार। बिल्कुल गौर से ध्यान देना, सिंपल तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। एंसेस्टर है हमारा क्या, एंसेस्टर मतलब सबसे पहले जो आया वो कौन है, ए स्टार। चलो नंबर 1 लिख लेते हैं। तो एंसेस्टर के जो सबसे पहला बच्चा आया, देखो इसने क्या किया, इंटरब्रीड किया। इंटरब्रीड करके इसका जो सबसे पहला बच्चा आया वो कौन सा आया, वो ई आया। तो सबसे पहला प्रोजीनी कौन सा हो गया, इसका ई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एंसेस्टर ए से तो ये हो गया, ई आ गया। उसके बाद हम देखते हैं यही एंसेस्टर ए स्टार क्या क्या था, इंटरब्रीड किया था। तो फिर इसका जो दूसरा बच्चा आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दूसरा जो हो गया, इसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका बी डैश। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंकल 1 की। ये हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं। ठीक है, इनके इतने सारे बच्चे, इनका रिश्ता में निकाल लो किस तरह से इनका नाम। तो सबसे पहले ये ए स्टार है। अगर ये ए स्टार नहीं होता तो क्या ये आता, नहीं आता। तो ये ए स्टार ने क्या किया, अपने आने वाले जनरेशन को बढ़ाया, और आने वाले जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन्हें क्या किया, सबसे पहले क्या बनाया, ई को पैदा किया। किसको किया, ई को किया। और दूसरा जो बच्चा जो प्रोजेनी इसने बनाया वो कौन सा बनाया, इसने बी डैश बनाया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो इसने पहला 2 बच्चा बना दिया, एरो कर लेते हैं, बी स्टार हो गया एक, ई हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, जब बी स्टार को अपना जनरेशन बढ़ाने लगा, बी से डैश था, बी डैश ने क्या किया, अपना जनरेशन बढ़ाया। तो इसने क्या बनाया, सबसे पहले सी डैश बनाया। क्या बनाया, सी डैश बनाया। और यहां पर कर लेते हैं दूसरा, क्या बनाया, सी डबल डैश बनाया। ठीक है, तो बी ने क्या किया, अपना रिलेशन बना के क्या बनाया, 2 बच्चे फिर इसने पैदा किए। तो सी डैश पहला बनाया, और दूसरा कौन सा बच्चा बनाया, सी डबल डैश बनाया। ठीक है, फिर जब सी डैश ने शादी किया तो इसने फिर क्या किया, अपना आने वाले जनरेशन को बनाया। तो इसने क्या बनाया, ए पैदा किया, बी पैदा किया। ठीक है, फिर जब सी डबल डैश ने शादी किया, मतलब बच्चे पैदा किए इसने, इसने क्या बनाया, सी बनाया और डी बनाया। तो देखा जाए तो हमारा जो सबसे पहले जो एंसेस्टर था, क्या था, हमारा जो सबसे पहले एंसेस्टर था वो कौन था, वो ए स्टार था। अगर ए स्टार आपका नहीं होता तो क्या हमारे पास ई आ पाता, नहीं आ पाता। अगर ए स्टार नहीं होता तो क्या हमारे पास बी डैश आ पाता, बी डैश नहीं आ पाता। अगर हमारे पास बी डैश नहीं आता तो क्या हमारे पास सी स्टार आ पाता, सी डैश नहीं आ पाता। अगर सी बी डैश नहीं होता तो क्या हमारे पास सी डबल डैश आ पाता, सी डबल नहीं पाता। और अगर सी डैश नहीं होता तो क्या हमारे पास ए आ पाता, नहीं आ पाता।
और अगर सी डैश नहीं होता क्या बी आ पाता, नहीं आ पाता। और इसी तरह से हमें सी डैश सी डबल डैश से ना सी आ पाता और ना डी। तो देखा जाए तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है आपका, ए स्टार। कौन है, ए स्टार है आपका। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो नहीं होता। तो देखा जाए तो जो मेन रूट है, मेन जड़ है हमारा, हमारा क्या मेन रूट है, मेन जड़ है, मतलब मेन एंसेस्टर है, वो कौन है आपका, ए स्टार। क्या आने वाले ये जो प्रेजेंट डे स्पेसीज हैं, यहाँ पर प्रेजेंट डे स्पेसीज कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, प्रेजेंट डे स्पेसीज में आते ही है। क्या इनका पूर्वज से इनका क्या लेना देना, ऑब्वियसली लेना है भैया। ए बी सी डी के पूर्वज कौन हो गए, सी डैश और सी डबल डैश। सी डैश और सी डबल डैश के पूर्वज कौन हो गए, बी डैश हो गए। और बी डैश के पूर्वज कौन हो गए, बी डैश और ई के पूर्वज कौन हो गए, ए स्टार। और अगर ए स्टार नहीं होता तो ना बी डैश एग्जिस्ट करता, ना ये एग्जिस्ट करता, ना ही प्रेजेंट डे स्पेस। और इस तरह से इस फाइलोजेनेटिक ट्री की मदद से हमें ये पता चला कि किस तरह से हमारा पुराने ज़मानों के एंसेस्टर से, हमारे पूर्वज से हमारा क्या है, लेना देना है। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये चीज़ और ध्यान देने की बात है कि हमारे जो जितने भी पूर्वज थे उनका जब हमने क्या निकाला, डीएनए निकाला था। जैसे कि यहाँ पर हमारा कौन सा एंसेस्टर है, हमारा ए स्टार एंसेस्टर है। हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट में ये चीज कहा था कि हमारा जो एंसेस्टर था, ठीक है, उनका क्या था, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमारा जो एंसेस्टर था, प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। सारा जितने भी ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, एक दूसरे से क्या था, वो जुड़ा हुआ था। क्या था वो, जुड़ा हुआ था, रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव। आखिर जो इनके पास रिलेशन था, हमने ये तो दिखा दिया कि इनका क्या था, रिलेशन था आपस में, इनका आपस में रिलेशन था। लेकिन ये जो रिलेशन था इनका किस टाइप का रिलेशन था, हमने ये देखा कि आज के प्रेजेंट डे स्पीसीज में जितने भी स्पीसीज पाए जा रहे हैं और जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, एंसेस्टर से मिल रहे थे, हमें इन दोनों का जो डीएनए में मिल रहा था, डीएनए सैंपल क्या मिल रहा था, लगभग मिलता जुलता था। ठीक है, डीएनए सैंपल दैट मीन्स क्या, डीएनए के जो कंपोनेंट्स थे, हमें क्या थे, डीएनए के जो कंपोनेंट्स थे, दैट मीन्स पुराने ज़माने के जितने भी हमारे एंसेस्टर के डीएनए के कंपोनेंट्स थे, सब में हमें क्या मिलते, वही एडेनिन मिलेंगे, वही थाइमिन मिलेंगे, वही साइटोसिन मिलेंगे और वही गुआनिन मिलेंगे। भैया मेरे क्या इन चारों के अलावा हमें कुछ और मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। आप किसी का भी डीएनए उठा लो, ठीक है, वो बात अलग है कि बेस पेयरिंग अलग रहेगा, वो हमें नहीं देना। हमें मिलने क्या, इन चारों के अलावा कुछ और मिलता है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो बने हुए होते हैं, सब किस चीज़ के बने होते हैं, इसी चार मेन कंपोनेंट्स के वो बने होते हैं। इस तरह से हम सिमिलरिटी एग्जिस्ट करते हैं अपने पूर्वज। अब हम बात करेंगे अर्नस्ट मेयर के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, जिनके बारे में हमें यहाँ पर जानना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट से जो सबसे बढ़िया जो रिश्ता है, हमें ये चीज़ याद रखना है, इनसे जुड़ा हुआ एक वर्ड है, एक न्यूमेरिकल है, वो है 100। हमें 100 वर्ड को याद रखना है। ठीक है, वजह यह है कि अंश में साइंटिस्ट सर की जो मतलब इनका जो देहांत हुआ था वो पूरे 100 ईयर्स पे हुआ था। इनका देहांत हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 1904 में और इनका डेथ हुआ था 2004 में। दूसरी बात हमें याद रखना ये चीज़ है कि जब जब 100 टॉप साइंटिस्ट की बात करेंगे, जब जब हम 100 टॉप साइंटिस्ट की बात करेंगे, तब तब हम उन 100 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट को जिन्हें याद करेंगे, वो कौन होंगे, आपके अर्नस्ट मेयर होंगे। तो टॉप 100 साइंटिस्ट में हमेशा किनका नाम आएगा, अर्नस्ट मेयर का। तीसरी बात हमें याद ये रखना है, अर्नस्ट मेयर सर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। इन्हें डार्विन कहा जाता है। ठीक है, कब का, 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है आपके अर्नस्ट मेयर को। तो तीसरी बात हमें ये चीज़ याद रखना है। तो 100 डिजिट याद रखना है। सबसे पहली बात की अर्नस्ट मेयर सर का जो डेथ हुआ था 2004 में, तो मतलब पूरे 100 ईयर्स को पूरा करने के बाद ये स्वर सिधा रहे थे। दूसरी बात हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि जब जब टॉप 100 साइंटिस्ट की बात होगी तो अर्नस्ट मेयर सर का नाम उन 100 में बिल्कुल आना ही आना है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि जो अर्नस्ट मेयर सर को
डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि डार्विन जो थे वो एवोल्यूशन से रिलेटेड थे, तो अंत में साइंटिस्ट ने भी कुछ ऐसा काम किया था जो क्या है आपके एवोल्यूशनरी साइंस से, जिसको डार्विन है, उनसे काफी कुछ मिलता जुलता था, और उस बेसिस पे इन्हें कहा गया था। जिस कंसेप्ट के लिए इन्हें जो डार्विन्स का जो खिताब मिला था, इन्होंने क्या किया था, एक सर्च किया था मॉडर्न डे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। ठीक है, तो एंस मेरिट साहब को जो आपके डार्विन और 20th सेंचुरी कहा गया था, वो किसके लिए, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, मॉडर्न डे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज दिया था इन्होंने। ये कंसेप्ट स्पेसीज का काफी लोगों ने दिया था, जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल था वो किन के थ्रू था, अंस मेरिट सर के थ्रू था। अंस मेरिट सर को ट्रिपल क्रॉन के नाम से नवाजा गया था, अवार्ड किया गया था। किससे किया गया था, ट्रिपल क्रॉन। क्या होता है ये ट्रिपल क्रॉन, याद रखना, लाइफ साइंस में, बायोलॉजी में वैसे साइंटिस्ट जिनके पास ये 3 प्राइज होगा उन्हें हम कहते हैं ट्रिपल क्रॉन। तो इनको बाल्जन प्राइज मिला था, क्या मिला था, बाल्जन प्राइज मिला था। दूसरा इनको क्या मिला था, क्रैफूड प्राइज मिला था, इनको क्रैफूड प्राइज मिला था। और तीसरा जो इन्हें मिला था आपका इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ये तीनों चीज आपके हंसमेर सर को मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कंटेंट में डाटा में लिखा हुआ है, वहां पर हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हंसमेर सर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था, कुछ ऐसे कंसेप्ट दिए थे जो काफी कुछ मिलता जुलता था आपके डार्विन से, और इसलिए इनकी तुलना की गई थी डार्विन से, और इनको 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता था। दूसरा बात हमें यहाँ पर ये चीज ध्यान देना कि जब जब हम टॉप 100 साइंटिस्ट की बात करें, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की बात करें, तो उनमें से हमारे हंसमेर सर का नाम बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये चीज है कि हंसमेर सर का टॉप 100 साइंटिस्ट में नाम आता है। तीसरी बात ये चीज है कि इनको जो पायनियर किया गया था, ऑल्सो पायनियर करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने नामांकन किया था, काफी स्पेसिस साइंटिस्ट स्पेसिस थ्योरी दिया था। वो जो थ्योरी दिया था इन्होंने दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस। क्या होता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस, ये हम बताएंगे आपको अच्छे से, फिलहाल देख लेते हैं। अंसमेर सर को जो हुआ था 3 प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। बाल्जन प्राइज इनको मिला था, क्या मिला था, बाल्जन प्राइज 1983 में मिला था। दूसरा इनको इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था 1994 में, और एक तीसरा मिला था क्रैफूड प्राइज मिला था 1990 में। और जिन साइंटिस्ट के पास, जिन बायोलॉजिकल साइंटिस्ट के पास, जिन लाइफ साइंस के साइंटिस्ट के पास ये तीनों प्राइज होगा, हम इन्हें कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्राउन हो जाता है रानी का क्राउन, देखा है ना वो, ठीक है, सेम चीज है। तो जिन साइंटिस्ट को ये तीनों प्राइज होगा, हम उन्हें कहेंगे ट्रिपल क्राउन के नाम से जाना, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जो अंसमेर सर थे वो मरे थे 100 साल की उम्र पूरा करने के बाद। 1904 में इनका डेट ऑफ बर्थ था, और इनका जो डेथ था वो था आपके 2004। तो सारा पॉइंट्स यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ जो मेनली ध्यान देना है, हमें यहाँ पर जो पढ़ना है, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो अभी हमें जानना है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, मॉडर्न डे बायोलॉजिकल। आखिर क्या है ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल है। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज के बारे में। बात करते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। लिखते हैं स्पेसीज, देने वाले थे अंसमेर। बायोलॉजिकल कंसेप्ट एक्चुअली देखा जाए तो ये जो स्पेसीज का जो रिलेशन बताया था इन्होंने मेटिंग बेसिस पे बताया था। क्या बताया था, मेटिंग रिलेशन बताया था इन्होंने। क्या है ये मेटिंग रिलेटेड, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी स्पेसीज सेम फैमिली का, सेम जनरेशन का, सेम स्पेसीज तभी बिलोंग करेगा जो वो क्या करेगा, उसके लिए 2 कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है। सबसे पहला क्या, वो
वो ब्रीड करने का कैपेबिलिटी रखे, क्या वो इंटरब्रीडिंग कर सके, ठीक है, ब्रीडिंग कर सके, और ब्रीड करने के बाद जो उसके प्रोजेनी पैदा हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो फर्टाइल होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पास भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ब्रीडिंग करने का, तभी वो क्या कहलाएगा, डेट विल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। इसका एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं एक ह्यूमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ह्यूमन ले लेते हैं। वो ह्यूमन क्या है, मेल ह्यूमन ले लेते हैं, और दूसरा क्या ले लेते हैं, एक फीमेल ह्यूमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, फीमेल ह्यूमन। हम इनका जब आपस में क्या करेंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, क्या करेंगे, हम जब ब्रीडिंग कराएंगे, इन दोनों का आपस में ब्रीडिंग कराएंगे, सपोज हमें क्या मिलता है, प्रोजेनी मिलता है, एक सन मिलता है और एक क्या मिलता है, डॉटर मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ पर एक सन मिलता है। ये जो सन मिलेगा इसके पास है ना, जो बेबी ये जो मिल रहा है हमें, ये जब एडल्ट होगा तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये फर्टाइल होना चाहिए। क्या होगा, ये फर्टाइल होगा, ऑब्वियसली फर्टाइल होगा। फर्टाइल होने का रीजन ये चीज है क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों स्पेसिस क्या लिया, ह्यूमन का ही स्पेसिस लिया, हमने यहाँ पर ह्यूमन के अलावा दूसरा कोई स्पेसिस नहीं लिया। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोजेनी पैदा होगा वो जो क्या होगा, वो फर्टाइल होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये भी क्या करेगा, दिस इज द पॉसिबल, और ये भी क्या कर सकता है, फिर से फर्टाइल होने की वजह कर ये क्या करेगा, इंटरब्रीड करके ये क्या करेगा, नया प्रोजेनी बना सकता है। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझने की कोशिश करना है। हमने यहाँ पर जो अंशमेर सर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पेसीज दिया, वो इस कंसेप्ट से ये चीज समझाना चाहते थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसीज का तभी होगा, तभी वो सेम स्पेसीज होगा जब वो क्या हो, उसके पास कैपेबिलिटी हो, वो क्या कर सके, ब्रीड कर सके। क्या कर सके, वो ब्रीड कर सके, और ब्रीड करने के बाद जो उसके प्रोजेनी पैदा हो रहा है वो क्या हो, फर्टाइल हो, और वो भी क्या कर सके, दूसरे प्रोजेनी से वो क्या कर सके, ब्रीड कर सके, तभी वो क्या होगा, आपका सेम स्पीसीज होगा, वरना नहीं होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दो ह्यूमन लिया, एक मेल लिया और एक फीमेल लिया। जब हमने इन दोनों का आपस में क्या किया, ब्रीडिंग करवाया, तो हमें क्या मिला, एक फर्टाइल मेल मिला, हमें क्या मिला, एक फर्टाइल मेल मिला। और ये फर्टाइल जो मेल मिला, जाहिर सी बात जब फर्टाइल है तो ये भी क्या कर सकता है, फर्टाइल फीमेल के साथ एक नया प्रोजेनी बना सकता है। तो इस हिसाब से हमें ये पता चला कि ये जो बेबी है वो किसका है, ह्यूमन का ही है। अगर ये फर्टाइल नहीं होता, ठीक है, क्या होता, अगर ये बेबी फर्टाइल नहीं होता, और ये कब नहीं होता, अगर यहाँ पर जो हम पार्टनर ले रहे हैं वो ह्यूमन की जगह कुछ और लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करता है, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज को क्या कर देता है, वो गलत साबित कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम दो अलग अलग स्पीसीज को ले लेते हैं। सुना होगा आपने डोंकी के बारे में, किसके बारे में, डोंकी के बारे में, गधा कहते हैं, जिसे हम जनरली जैक के नाम से जानते हैं। जैक एंड मेयर रिलेशनशिप सुना होगा आपने, ठीक है। और एक हॉर्स के बारे में, हॉर्स को हम मेयर कहते हैं। डोंकी में हम ले लेते हैं मेल, और हॉर्स जिसे हम मेयर कहते हैं वो ले लेते हैं फीमेल। जब जैक और मेयर का जब आप आपस में इंटरब्रीडिंग कराओगे तो इससे जो प्रोजेनी पैदा होगा वो क्या होता है, म्यूल। इससे क्या पैदा होता है, म्यूल। और ये जो म्यूल जो होता है वो आपका स्टेराइल होता है। क्या होता है ये, स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स होता है इम्पोर्टेंसी, मतलब ये फर्टिलाइजेशन करने के फर्टाइल नहीं होगा, ये ब्रीडिंग करने के कंडीशन में ये नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर जो बच्चा पैदा हुआ, यहाँ पर जो म्यूल बना, वो क्यों स्टेराइल पैदा हुआ, वो इसलिए पैदा हुआ बच्चा क्योंकि यहाँ पर डोंकी क्या है, एक अलग स्पेसीज है, और एक हॉर्स क्या है, ये अलग स्पेसीज है। जैक अलग स्पेसीज, डोंकी कोई जैक और मेयर रिलेशनशिप से नहीं जानता है। जैक एक अलग स्पेसीज हो गया और मेयर अलग स्पेसीज है। तो आग बंद करके कह सकते हो कि क्योंकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पेसीज के हिसाब से अंश मैंने कहा था कि अगर दो अलग अलग स्पेसीज होगा, क्योंकि ये स्पेसीज 1 है, ये स्पेसीज 2 है, तो तुम्हें पता है कि जो भी प्रोजेनी पैदा होगा वो क्या होगा भैया मेरे, वो स्टेराइल होगा। अगर यहाँ पर तुम्हारा मेल डोंकी और फीमेल डोंकी होती तो जाहिर सी बात है यहाँ पर म्यूल पैदा नहीं होता, और वो जो पैदा होता वो क्या होता, वो स्टेराइल नहीं होता। दूसरा एग्जांपल हम दे लेते हैं। यहाँ पर जो पहला एग्जांपल हमने लिया था, यहाँ पर बताया था हमने मेल ह्यूमन लिया था और फीमेल ह्यूमन लिया है। यहाँ पर स्पेसीज भी हमने कौन लिया, वन ही स्पेसीज लिया, और ह्यूमन भी वन ही लिया, मतलब दोनों सेम स्पेसीज है। जो जाहिर सी बात है इनके जो प्रोजेनी पैदा होंगे वो क्या होंगे, आपके आपके
फर्टाइल होंगे। क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। यहाँ पर क्या स्टेराइल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने एक जगह डोंकी ले लिया, डोंकी एक अलग स्पेसीज आ गया और हॉर्स क्या आ गया, एक अलग स्पेसीज आ गया। तो जाहिर सी बात है जब इनका हम आपस में इंटरब्रीडिंग करवाएंगे तो हमें जो स्पेसीज मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, स्टेराइल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेराइल मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्टेराइल का आपने सुना होगा, हाँ ठीक है, आपने एक सुना होगा टाइगर का। ठीक है, टाइगर का अगर लायंस आप है ना इंटरब्रीड करवाओगे तो हमें मिलेगा टाइगोन। टाइगर एक अलग स्पेसीज हो गया, लॉयन भी क्या हो गया, एक अलग स्पेसीज हो गया। तो हमें जो मिल रहा है, जो अलग अलग अगला जो स्पेसीज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टाइगोन मिल रहा है। ये भी क्या हो गया, बिल्कुल ही एक अलग स्पेसीज। दूसरा ले लेते हैं हम लॉयन और एक टाइगर। जो लॉयन का टाइगर से इंटरब्रीड कराओगे तो हमें मिलेगा लाइगर। क्लासमेट का बुक देखते होगे आप, क्लासमेट का जो कॉपी आता था इसमें इसका बहुत अच्छे से पिक्चर बना हुआ आता था, वहां पर देख सकते हैं। अब आपको पता है ये स्पेसिस 1 है, ये स्पेसिस 2 है, दोनों अलग अलग स्पेसिस है। क्या है यहाँ पर, डिफरेंट स्पेसिस, डिफरेंट स्पेसिस। और जब इस डिफरेंट स्पेसिस होगा तो नया जो स्पेसिस जो बन रहा है आपका टाइगोन बन रहा है और लाइगर बन रहा है। ये क्या होगा भैया मेरे, ये होगा स्ट्राइल। क्या होगा ये, स्ट्राइल होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने क्या लिया था यहाँ पर, मेल ह्यूमन, ठीक है, फीमेल ह्यूमन, इससे जो प्रोजेनी बन रहा था, चाहे मेल बना हो या फीमेल बना हो, ये क्या था आपका, ये था आपका फर्टाइल। तो ये है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। बस यहाँ पर यही चीज समझाना काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया है। चैप्टर के हेडिंग्स में और चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंस जो टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे लिविंग क्या होता है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो होप यू ऑल लाइक माई वीडियोस। प्लीज़ लाइक करें और सपोर्ट को दिखाएं, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके। प्लीज़ जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स बच्चों, वीडियोस को अच्छे से आराम से धीरे धीरे पढ़ के सोचें, सुने। और आपको सारे पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। प्लीज़ कांटेक्ट में रहें, वीडियो को देखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनता है पर मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का। आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ पर, एनसीईआरटी से लेके जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना है वो सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम लोग ध्यान देख के काम कर रहे हैं। तो कहीं पर भी दिक्कत है, ये नीचे जो बैनर चल रहा है आपका लोगो चल रहा है यहाँ पर, इस डिटेल्स में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और होप प्लीज़ बी हेल्दी, बी सेफ, पढ़ाई पे ध्यान दें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।